हेलो सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि रावण लीला इतना डिफरेंट प्ले है, नॉर्मल प्ले के स्ट्रक्चर से उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है, बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब बचपन में जब मैं 14 का था मैंने पहली बार देखा था एंड आई वॉज फैसिनेटेड। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने जब ऑडियंस एक्टर्स एक प्ले से फैसिनेट हो, सर आपने कब डिसाइड किया कि मैं इतनी बड़ी कास्ट के साथ रावण लीला करूँगा? एक्चुअली रावण लीला मैंने बहुत आज से 20-25 साल पहले पढ़ा होगा। मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया, उसने उसका एक प्रोडक्शन देखा था कि इसको करो। बट मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे उसमें काफ़ी कुछ मतलब झोल सा नज़र आया। बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रही थी कि स्क्रिप्ट में नहीं होनी चाहिए। बट मैंने फिर उसकी जो दो चीज़ें थी, इंटरवल और एंड, वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था। तो मैंने इसका ट्रायल लिया। मैंने अपने वर्कशॉप में इसके कुछ सीन करवाए और देखा रिएक्शन, तो काफ़ी अच्छा था। फिर उन दिनों पृथ्वी पर प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस होती थी, फिर मैंने अपना उसी का एक पोर्शन फिर वहाँ किया और वहाँ भी उसका रिएक्शन देखा तो काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको किया जाए और फिर मैं उसकी स्क्रिप्ट की करेक्शन करता रहा। करेक्शन करते 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 एक स्क्रिप्ट बन गई। अब समस्या थी कि उसमें म्यूज़िक, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये एक ऐसा प्ले है जिसमें चौपाइयों का इस्तेमाल हो सकता है और बैक ऑफ द माइंड में चौपाइयाँ मेरे काफ़ी दिनों से थीं। तो मैंने उन चौपाइयों को सिलेक्ट किया और सीन के बीच में इंसर्ट किया उन्हें सीन के हिसाब से। फिर इसका म्यूज़िक तैयार किया गया। म्यूज़िक तैयार किया इसका गगन रियार ने, जो कि काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और वो इसमें रावण का रोल भी कर रहे थे इनिशियली। और जब गाने तैयार हो गए तब हमने सारे गानों की रिहर्सल शुरू की और 1 महीने गानों की पहले रिहर्सल शुरू की, फिर जाके कास्ट करना शुरू किया। इस तरह रावण लीला बनने की शुरुआत हुई। आगे आगे और बढ़ेगा झंडा ये रावण राज। माहू रावण, सूर बहादुर, दिलेर बलवान, तेजस्वी हुक्मरान, मेरे नाम का यश, मेरी गदा की ठस ठस, जानता जमीन और आसमान। मेरा सच ही सब मेरा अभिमान ही मेरी जिद का दूसरा नाम, मेरा अभिमान ही मेरा सब कुछ। मैं हूँ रावण, मैं हूँ रावण। अबे पहले ही सीन में 3 बार बोलिया करता है। बोलता है ये तलवार देख रहा हूँ ना महाराज, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। अब देख रहे हो? देख रहा हूँ महाराज, मुझे आपकी तलवार और रामचंद्र के बाण दोनों से डर लगता है। तुम ही हो जिसने अक्षय कुमार का वध किया है। हाँ महाराज, किसी ने किया है अक्षय कुमार का वध और आप जो डंडे लाए थे। पुत्र, तुझे कहीं जाना है? इतनी जल्दी में क्यों बोलता? कुछ बनने नहीं पड़ा मेरे। तो सर इस प्ले की रिहर्सल फिर कितने महीने चली और आपने रावण के रोल के लिए सर कुछ स्पेशल प्रेपरेशन किया? 2010 में अगस्त में इसकी ओपनिंग हुई थी और हम लोगों ने इसकी रिहर्सलें शुरू कर दी थी अप्रैल के महीने से। 4 महीने इसकी रिहर्सलें चली। तो सबसे पहले 1 महीने हम लोगों ने म्यूज़िक की रिहर्सल की, म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ। और अक्सर हर एक्टर में एक फैसिनेशन होता है कि वो भी गाना गाए। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन सबको दे दिए थे कि जो लोग गाते नहीं हैं वो गानों में कोरस में नहीं घुसेंगे। तो लिटरली हमको रोकना पड़ता था उन एक्टरों को जिनके अंदर सिंगर बनने की एक इच्छा होती है। एनीवे, सो ये रिहर्सलें शुरू हुई और इनिशियली इसके गानों का म्यूज़िक तैयार किया था गगन रियार ने। और उस वक्त हमारे साथ जो म्यूजिशियंस थे वो उमंग और क्या नाम इसका, राहुल शायद तबले पे थे। तो इस तरह इसकी रिहर्सलें शुरू हुई। उसका पहला शो पृथ्वी पे हुआ। उस वक्त किसी वजह से कुछ एक्टर इधर उधर हो गए, तो मैं रावण का रोल नहीं कर रहा था। रावण का रोल गगन कर रहा था शुरू से, और गगन रियार के ऊपर ही प्ले को, रावण को डिज़ाइन किया था मैंने। और मुझे बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इनिशियली सीता करना पड़ा, तो मैं सीता कर रहा था। और सीता करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीता में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बट धीरे धीरे बाद में कुछ एक्टर्स बिज़ी हो गए और गगन भी बिज़ी हो गया, किसी से वो कंटिन्यू कर नहीं पाया।
सो आई हैव टू टेक अप रावण रोल। तो इनफैक्ट समझ लीजिए कि उसकी फ्रेमवर्क तो तैयार था, फ्रेमवर्क तो गगन को लेके तैयार हो चुका था, लेकिन मुझे अपने आप को उसमें फिट करने के लिए कई सारे शो लगे। फ्रेंकली बोलूँ तो शुरू में आई वॉज नॉट एट ईज, बहुत सारे डायलॉग इधर उधर हो रहे थे, भूल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट फाइनली धीरे 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 जेल होने लगा, बिकॉज मैंने ही उसको डिज़ाइन किया था और पूरा प्ले राइमिंग में था। और कह लीजिए कि रावण लीला मैंने बचपन से ही अपने शहर में देखी थी, बहुत बार देखी थी, तो मुझे वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता थी कि यहाँ किसी को डायलॉग याद नहीं होते। जैसे मुझे याद है एक वहाँ हमारे शहर में हलवाई था, वो उसमें कोई रोल करता था, दिन भर जलेबियाँ बनाता रहता था और शाम को वो रोल कर रहा होता था। तो इस तरह की चीज़ें जब समझ में आई कि यहाँ एक्टरों को एक्टिंग भूल के काम करना है, दैट टू फॉरगेट कि दे आर एक्टर, बिकॉज भूलना भुलाना पूछना सब कुछ स्टेज पे हो रहा था, और ऐसा नाटकों में नहीं होता है बम्बई में या दरअसल। तो ये बहुत नया था ऑडियंस के लिए भी, एक्टर के लिए भी, कि एक सेकंड में आप रोल से बाहर हो गए, फिर आपने प्रॉम्प्टर से पूछ लिया, प्रॉम्प्टर वहीं बैठा है कि कहाँ था मैं, उसने प्रॉम्प्ट कर दिया। तो कई बार एक्टर भूल भी जाते हैं तो प्रॉम्प्टर वहाँ नहीं बताना चाहिए तो भी बताता है। ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग थी, और पहले शो से ऑडियंस का ये हाल था, मतलब ये इंस्टेंट हिट था। और जब ओपनिंग हुई तो जैसे कह लीजिए कि आग की तरह खबर फैली कि यार रावण लीला देखो, रावण लीला देखो। और आज 15 साल हो गए हैं। रावण लीला का जो नशा है, ना तो ऑडियंस से गया, ना एक्टर से गया, ना मुझसे गया, और मेरे ख्याल से जब तक रावण लीला होता रहेगा किसी से जाएगा नहीं। तो भाई रावण लीला की बहुत बात हो गई। रावण लीला को 15 साल हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, और करीब 200-250 से भी ज़्यादा शो हो चुके हैं। और ये जब तक हमारी हिम्मत है, जब तक इतनी बड़ी कास्ट को संभालने की हिम्मत है, तब तक रावण लीला होता रहेगा। तो रावण लीला छोड़ दीजिए, रावण लीला के बारे में बहुत बात हो गई। तुम भी तो मेरे बहुत सारे नाटकों में काम करते हो, तो तुम्हारा कौन सा फेवरेट प्ले है वो बताएंगे ज़रा? सर मेरा फेवरेट रात बाकी है। क्यों? सर आई थिंक रात बाकी है की स्टोरी, सर मुझे सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगी। जब पहली बार पढ़ी थी उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि काश सर मुझे इसमें रोल दे दे, मैं करना चाहता हूँ। सर दूसरी चीज़ है कि इट्स अ हॉरर थ्रिलर। ऐसे प्लेस बहुत कम बनते हैं, बहुत कम मैंने देखे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था कि ऐसे नाटक में काम करना जहाँ लोगों को डराना है, विश्वास दिलाना है कि भूत है। सर तीसरी चीज़ बहुत ही यंग और एक एनर्जेटिक कास्ट थी। मैं अपनी उम्र का रोल करता हूँ इसमें, और सारे जो 8 दोस्तों की कहानी है सब अपने ही उम्र के रोल करते हैं। तो सर उसमें एक खुद का यूनिकनेस लाने का चांस मिला। और सर जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, सर आशीष मुझे लगता है प्ले में सबसे अच्छा कैरेक्टर आशीष का ही है। और मुझे वो लकीली सर आपने बोला कि आशीष पढ़ो, और मैंने पढ़ा। और सर उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक आशीष के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देने का चांस मिलता है। हंसी मजाक से लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस तक वो एक पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर करते हैं। और सर देखा जाए तो स्क्रिप्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर प्ले देखने के बाद लोग यही पूछते हैं कि स्क्रिप्ट किसने लिखी है, क्या स्क्रिप्ट किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, और फिर बाद में परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। देखो स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है, ये स्क्रिप्ट मैंने आज से 18 साल पहले लिखी थी, और उस वक्त कुछ शो भी किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे नाटक को बंद करना पड़ा। और उन दिनों शायद थ्रिलर देखना इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं था लोगों के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बदला, और समय के साथ ही लोगों के विचार बदले, और फिर देखा बहुत सारी जगह थ्रिलर, सस्पेंस, ये सब लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो आई थॉट टू ट्राई दिस। बट यकीन कीजिए आप कि 18 साल पहले और अब की स्क्रिप्ट में मैंने ज़रा भी अपडेटिंग नहीं की। मतलब ये 18 साल पहले भी वैसे ही था और आज भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। तो पता नहीं, मुझे याद नहीं, बट मैं कैसे ये स्क्रिप्ट लिखी मुझे अभी भी ताज्जुब होता है। कई बार इतने शो, इतनी रिहर्सल देखने के बाद भी जब नाटक बैठने में देखता हूँ या रिहर्सल बैठने देखता हूँ, तो फिर से मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मुझे अभी विश्वास नहीं होता कई बार कि ये स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ
कि स्क्रिप्ट की वजह से एक्टर बच जाते हैं, बट एक्टर का अपना इसमें कुछ है कि नहीं, कि आपने अपनी तरफ से स्क्रिप्ट में क्या ऐड किया। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, कि जब तक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में कुछ ऐड नहीं करेगा, रेडीमेड चीज़ उसको एक स्क्रिप्ट में मिल गई, स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट फैसिनेटिंग है, सब कुछ है, एक्टर जब तक अपनी प्रेजेंस को बहुत स्ट्रांगली फील नहीं करवाएगा किसी भी प्ले में, तब तक स्क्रिप्ट उसको बचाती रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस को अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। रात बाकी है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें बहुत सारे चांसेस हैं। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर इसमें हम सारे सीजन और प्रोफेशनल लूँ तो प्ले जहाँ आज चल रहा है वो वहाँ से 4 गुना ऊपर जा सकता है। तो आपकी ड्यूटी अब ये बनती है कि जब भी आप रात बाकी करें तब फिर से इसको एक बार, जिसे कह लीजिए, अपने रोल को फिर से मतलब स्टडी करें कि क्या मैं इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐड कर रहा हूँ कि नहीं, या डायरेक्टर के अम्ब्रेला के नीचे हूँ बस और कुछ नहीं है। तो फिर तो पपेट हो गया एक्टर। अगर उसने कुछ ऐड नहीं किया तो डायरेक्टर ने जैसे चलाया वैसे चला, डायरेक्टर ने जैसे बोला वैसे बोला, उसका कुछ तो है, उसमें श्रेय नहीं है। तो अब तुमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरी प्रेजेंस उस प्ले में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे। दिस इज आई फील एक्टर्स आज की डेट में अगर हर प्ले में ये फील करवाने लगे कि मेरी भी प्रेजेंस है इसमें, और मेरी प्रेजेंस ये है कि आपने रोल दिया वो अपनी जगह है, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरा भी योगदान है इस स्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से नाटक चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को अपनी परफॉर्मेंस से बहुत स्ट्रांगली ये फील करवाना चाहिए कि मैं भी कहीं एग्जिस्ट करता हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा सा जहाँ है वहाँ से ऊपर जाए वो, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रीइन्वेंट करे। मुझे लगता है सारे एक्टरों को फिर से स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए और उसमें जो परफॉर्मेंस के चांसेस हैं उसके लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि प्ले को हम उस स्टेज तक ले जा सकते हैं कि प्ले पृथ्वी से बाहर जहाँ भी जाए, चाहे वो बड़े थिएटर में जाए, चाहे NCPA में जाए, हाउसफुल हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस नाटक को, अभी नाटक जो है ना राइटर की वजह से या उसका डिज़ाइनिंग की वजह से चल रहा है, जिस दिन उसमें वो एक्टर भी उतना ही अपना परफॉर्मेंस का समावेश करने लगेंगे और उसका लेवल हाई कर देंगे, मुझे लगता है कि ये नॉन स्टॉप चलेगा। और हर प्ले में एक्टर की यही कोशिश होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सर, आई थिंक आप जो बोल रहे हैं 100% करेक्ट है सर। एक और चीज़ मुझे कभी कभी लगती है कि जब एक नाटक के कुछ शो हो जाते हैं और शोज़ का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो एक्टर्स अपने आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अब हमने वो कैरेक्टर कर लिया है, अब हम कर लेंगे, हो जाएगा। बट सर जैसे आप बोल रहे हैं कि हर शो में एक ग्रोथ दिखनी चाहिए, सर आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ग्रोथ नहीं हो या हम बार बार उस रोल को रीइन्वेंट ना करें तो ग्रोथ और परफॉर्मेंस स्टैग्नेट हो जाता है। और मुझे भी लगता है सर कि रात बाकी है कि जो सारे एक्टर्स हैं, अभी नए शोज़ आ रहे हैं हमारे अगस्त में पृथ्वी पे, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कैरेक्टर को फिर से बनाएं, उस पर और मेहनत करें और उसमें अपना इंडिविजुअलिटी डालें। क्योंकि जैसे आपने बोला कि जब एक एक्टर की प्रेजेंस स्क्रिप्ट और टेक्निकलिटी के साथ मिलती है तब प्ले यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। सर आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, और मुझे लगता है कि सारे एक्टर्स को कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए कैरेक्टराइजेशन पे, बार बार खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। आई अग्री सर। जोर उसे बोलने दो, अगर अब तुम बीच में बोले तो मैं तुम्हारा साथ वोट दूंगा। सर इसमें एक सीन है जहाँ मेरा एक झगड़ा है, एक कैरेक्टर है जॉन उसके साथ, और वो शुरू में जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो वो बहुत छोटा सा था कि हुआ और ख़त्म हो गया। और उसके बाद सर थोड़े शोज़ के बाद जब हम फिर से रिहर्सल करने लगे तो आपने उसको एक्सटेंड करवाया। और सर वो जो सीन था ना सर, वो मेरे लिए सबसे इम्पैक्टफुल सीन मुझे लगता है प्ले का, क्योंकि वो उस सीन को जो लास्ट फाइनल एक्ट है एक ऐसे क्रिसेंडो पर लाकर छोड़ता है कि ऑडिटोरियम में साइलेंस, एकदम वो साइलेंस फील होती है। और सर वो सीन करते वक्त पहली बार एज एन एक्टर
सर मुझे लगा कि मैं इतना इन्वॉल्व हूँ कि डायलॉग था कि तुम बीच में मत बोलो, सर वो मैंने अपने तरीके से बोलना शुरू कर दिया लाइन कि तू मत बोल। और वो जो पहली बार रॉ एग्रेशन सर मुझे स्टेज पे फील हुआ ना सर, वो आई थिंक सर क्रेडिट गोज आपके डायरेक्शन पे कि आपने उस सीन को थोड़ा एक्सटेंड किया, क्योंकि शायद आपको लगा कि उस सीन में और पोटेंशियल है। सर वो मेरा फेवरेट सीन है इस प्ले का। रात बाकी है एक्टर को बहुत फैसिनेट करता है, उसकी वजह एक और है। 18 साल की वजह मैंने प्ले किया तो इस प्ले की लाइट्स और इसके इम्पैक्ट इनायत सामी ने डिज़ाइन किए हैं, तो उनका जो श्रेय है या उन्होंने जो कुछ इसमें ऐड किया है उसने प्ले को बहुत मजबूत बनाया। क्योंकि फाइनली आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि घोस्ट आने वाला, लेकिन घोस्ट को हमने दिखाया कैसे। घोस्ट जो सडनली जर्क के साथ आता है और उसकी जो साउंड है, वो सब चीज़ें जितनी फैसिनेट आप एक्टरों को करती हैं उतनी फैसिनेट ऑडियंस को करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले में या किसी भी प्ले में जहाँ टेक्निकल वैल्यूज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो प्ले की डिमांड करती हैं, और वो अगर वैसी मिल जाती हैं तो मुझे लगता है प्ले को एक बहुत बूस्ट अप मिलता है। और मेरे ख्याल से इनायत सामी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारा क्रेडिट हमारी लाइट डिज़ाइनर पे जाता है इस प्ले का। बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो मज़ा आया आज की बातचीत में? सर बहुत मज़ा आया। मैंने आपसे आपके प्ले के बारे में कुछ पूछा और मैंने तुमसे तुम्हारे प्ले के बारे में पूछा, और ये चर्चा चलती रहेगी। अब हम अगली बार किसी और नाटक को लेके बातचीत करेंगे। हालांकि मैं नहीं बदलूंगा इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर भी हूँ बहुत सारे प्ले का, बट तुम्हारी जगह कोई और एक्टर होगा। सो डोंट माइंड प्लीज। नो सर। प्लेजर मीटिंग यू। बाय।